नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर एलटी गेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो या जीआईसी हो, इन सभी एग्जामों की जनरल वे में तैयारी कराई जा रही है। और जो कि आपको पता है कि आपने अभी 6 दिसंबर को जो एग्जाम आपने दिया है एलटी का, उसमें आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन का पैटर्न लगभग चेंज कर दिया है। 2018 में जो आपने पेपर देखा होगा उसका पैटर्न अलग था, और जो 2025 में जो आप लोगों ने पेपर देखा है उसका पैटर्न लगभग चेंज कर दिया है। उसमें हुआ क्या है कि क्वेश्चन को आपने जब देखा होगा, सॉल्व किया होगा, तो उसमें एक आइडिया लगा होगा कि एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, उसमें उसके बाद उन चारों क्वेश्चंस के ऑप्शन आप कैसे पता करोगे कौन सा गलत है या कौन सा सही है, जब तक आप चारों हल नहीं करोगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो गया कि पेपर थोड़ा सा टाइम टेकन वाला हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि पेपर को आप ने सॉल्व जरूर किया होगा, लेकिन एक आइडिया ये मिला होगा कि आपकी अगर थ्योरी मजबूत नहीं है तो पेपर फिर निकालना आसान नहीं है। और हमने एक मॉक पोल भी कराया था, उसमें हमने देखा था लगभग क्वालिफाइंग करने वाले तो लगभग परसेंटेज लगभग हमको लग रहा है 30% से 40% लोग ऐसे थे जो आपके 60 क्वेश्चन से अबव किए हुए थे लोग। ठीक है, तो इसका मतलब लोगों ने क्वेश्चन अटेंड किया है, ऐसा नहीं है कि लगभग लोग नहीं कर पाए। लेकिन 50% से लोग 50 से 55% लोग ऐसे थे जो 60 क्वेश्चन से नीचे किए हैं। लेकिन फिर भी आपके पास मौका अभी है, जिन लोगों का रह गया है उनके पास अभी मौका है। आगे एग्जाम आपका टीजीटी है और पीजीटी भी है, जीआईसी वैकेंसी सुनने में आ रहा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक संख्या आने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप तैयारी थोड़ा सा बेसिक से शुरू कर दीजिए, ताकि जो आने वाले एग्जाम में है वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। और आपने देखा होगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक जरूर लगाइए, लेकिन उससे पहले आपकी जो थ्योरी है उसको जरूर मजबूत कर लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी के मैथ कहाँ है। क्योंकि आपको पता है, जब तक आपको फुल प्रोसेस आपको कोई चीज नहीं पता है तब तक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अब मैं जो तैयारी कराने जा रहा हूँ वो आप चाहे एलटी ग्रेड का जो है, चाहे मेंस का पेपर हो या टीजीटी जो आने वाला एग्जाम हो उसमें हो, या एलटी का हो सकता है एग्जाम आगे और आए, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसकी डीप स्टडी करो विद एमसीक्यू विद थ्योरी। ठीक है, सारी चीजें एक एक चीज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट होने का कारण ये है, थोड़ा सा कोर्स समराइज करने में समय लग गया, थोड़ा सा मैं बिजी भी था। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि वीडियो आपको रेगुलर मिले। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि थोड़ी सी आप तैयारी थोड़ा अच्छे से कर दो। मैं ग्रुप भी आपको ज्वाइन करा दूंगा एक दो दिन में। मैं हो सकता है लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे ग्रुप से आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन देखिए मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि शुरुआत से मैं करूंगा, एक एक बेसिक चीज बताऊंगा। जैसे आपके सामने आज जो हमारा टॉपिक शुरुआत होने जा रहा है, आज का पहला लेक्चर है वो आपका जो है मॉडल अलजेब्रा का है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हम शुरुआत करेंगे, जो कि बाइनरी ऑपरेशन जैसे हो गया और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे हो गया, और जैसे ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपके जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखो, ये यूपीपीएससी एलटी गेट परीक्षा 2025 में इस बार क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्वेश्चन सिर्फ इसमें इनवर्स पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इनवर्स पूछा था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये चाहे जो बाइनरी ऑपरेशन कॉन्सेप्ट है, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है, जीआईसी में भी पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल सब में लगभग पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज बात करेंगे कि अगर मान लीजिए मैं नहीं कहता हूं अभी से, हो सकता है कि आने वाला जो एग्जाम है, आपको पता है अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है, नए अध्यक्ष आ चुके हैं, तो अब एग्जाम जो आपका पेंडिंग है वो एग्जाम की डेट भी आपकी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है ना। तो ये दिमाग में ना रखिएगा कि अभी डेट आएगी फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। तो कोशिश से करिए, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको आप सॉल्व करना चाहिए। देखिए, जब समय आपके पास ज्यादा होता है तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। जब आपका माइंड फ्री होता है, पता चला 1 महीने बाद एग्जाम है, फिर आप वहां पर सोच नहीं पाते हो। तो कोशिश से करिए, जो लोग शुरुआत से तैयारी कर रहे होते हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे आएगी डेट, देखा जाएगा तब तैयारी करेंगे, तो उनका फिर गड़बड़ हो गया। तो ऐसी गलती मत करिएगा, एक आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इलेक्शन भी होने वाले हैं अगले 27 में, तो हो सकता है गवर्नमेंट उसके पहले वैकेंसी ठीक ठाक आपकी दे दे और एग्जाम भी करा दे। तो तैयारी में लग जाइए। फिर भी मैं तैयारी आपकी कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। कोशिश से करूंगा कि जो आपको दूं पूरा डीप नॉलेज दूं, चाहे वो मेंस में आ जाए, चाहे आपका एमसीक्यू बेस आ जाए, तो हर तरह से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, किसी सेट में किसी समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी किसी चीज की मत करिएगा, कोई भी चीज है उसको जब तक आप जड़ तक न पकड़ लीजिए, क्योंकि गणित का ये बेसिक फंडामेंटल होता है, उसके बेसिक को आप जान लीजिए, गणित आसान हो जाती है। मैं ग्रुप थ्योरी वैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर बेसिक से बेसिक चीजें आपको बता दूंगा, बड़े से बड़ी चीज आपको आसान लगेगी, ठीक है। बस आपको डेफिनेशन पर फोकस करना है। यहाँ पर लिखा हो सपोज जी इज अ नॉन एम्प्टी सेट है, हमारे पास जी क्या है, एक कोई मान लीजिए कोई हमारे पास सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्लियर है। तो एक मैपिंग डिफाइन की गई है किस प्रकार की, जी क्रॉस जी से जी में, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, आंसर जी। हम कहते हैं इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, आपको ये समझना है। इस सबको 1 मिनट के लिए आप ब्रेक करो, इन सबको ब्रेक करो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई नेचुरल नंबर n है और इसमें अवयव की संख्या है 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है, ये हमारे पास सेट है मान लीजिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपका प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है, और एडिशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इस तरह से बहुत सारे हमारे बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। इनको बाइनरी ऑपरेशन कहते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जब कोई चीज जोड़ते हो, जैसे सपोज करिए 2 और 4 अगर इनको करिए, अगर आप जोड़िए तो आप क्या करते हो, यहाँ पर दो चीजों पर ऑपरेशन लगाते हो। बाइनरी ऑपरेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट पर एक साथ लगाते हो। जैसे आप सपोज करिए 2 4 और 6, हम कहते हैं इन सबको जोड़िए, तो हम आपसे अगर जोड़ने के लिए बोलेंगे तो आप ऐसा नहीं है कि 2 4 6 को इकट्ठा जोड़ दोगे, पहले आप कोई दो का सिलेक्शन करोगे। जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 को 4 में जोड़ेंगे, तो पहला स्टेप हमारा होगा कोई भी दो एलिमेंट लेकर के उसको ऐड करना। तो इसी के लिए बाइनरी प्लस को बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोला जाएगा, समझिए, यहाँ पर दो एलिमेंट को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बाद 6 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आप यहां से देखिएगा, मैं बाइनरी अच्छा ये देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास सेट n है और मैं बाइनरी ऑपरेशन यहां पर लेता हूं, बाइनरी ऑपरेशन यहां पर हमने सपोज करिए यहां पर हमने प्लस ले लिया, ठीक है, ये मेरे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, ठीक है। तो अब हम यहां पर कहेंगे क्या ये n पर बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए एक चीज आप जान लीजिए, ये बाइनरी ऑपरेशन जरूर है, ये जरूरी नहीं है कि हर सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो। तो ये कब डिफाइन होता है, सिंपल सी परिभाषा ये है कि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट का एडिशन वापस से उसी में बिलोंग कर जाए तो वो हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम a और b अगर कोई दो एलिमेंट नेचुरल नंबर के लिए, तो इनका जो एडिशन आएगा वो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, यही आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा, ये हमारा प्लस वाला सिंबल, ठीक है। प्लस वाला सिंबल जो है हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। किस सेट में, नेचुरल नंबर n में, और वो कब कहलाएगा, जब किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एडिशन है वो वापस में उसमें बिलोंग करना चाहिए। और देखो यहाँ पर परिभाषा जो अभी हमने पीछे दिखाई थी वो किस प्रकार से डिफाइन थी, वो आपका जी क्रॉस जी से जी में हमने डिफाइन किया था। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखो जी क्रॉस जी का क्या मतलब है, जी क्रॉस जी का मतलब है कि दो सेट का क्रमित क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो एक क्या चीज है, यहाँ पर देखो ए और बी दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट का ऑपरेशन कराने पर एक रिजल्ट आता है, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, वापस से एन में बिलोंग करना चाहिए, यही इसका मतलब है। इसका मतलब सपोज करिए एक हमने ए लिया और इससे हमने बी लिया, इन दोनों का जो एडिशन आएगा, एक तीसरा जो एलिमेंट आएगा वो वापस से जी में बिलोंग करना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ बाइनरी ऑपरेशन का। तो वही यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है, ठीक है। तो जी कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो हमारा जो मैपिंग होगा जी क्रॉस जी से जी में, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा यह है कि बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। किस प्रकार का फंक्शन है, जिसका डोमेन क्या है, जी क्रॉस जी है, और रेंज हमारा या सॉरी कोडोमेन हमारा क्या कहलाएगा, जी है। तो इस तरह से आपको समझना। जैसे सपोज करिए कि अगर हम कहें स्टार, हम यहां बना लेते हैं
अगर सपोज करिए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन किस सेट में है, सेट ए में है, तो आप हमें ये बताइएगा ये एक प्रकार की मैपिंग होगी कि नहीं होगी? किस प्रकार की मैपिंग होगी? ए क्रॉस ए से ए में होगी, ये चीज इसका मतलब हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एफ अगर हमारा जी में हमारा बाइनरी ऑपरेशन है तो एफ जो है क्या होगा, जी क्रॉस जी से जी में हमारी एक मैपिंग होगी, एक फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन की परिभाषा से ही डिफाइन किया गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, यहाँ डेफिनेशन भी लिखी गई है कि ए यहाँ पर क्या है, एफ जो है बाइनरी ऑपरेशन है, तो यानी ऑपरेट किया गया है बी के साथ, और एलिमेंट किस में वापस से बिलोंग करना चाहिए, जी में, और ये सभी ए और बी के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट ऐसा छूट जाए जिनका दो एलिमेंट का ऑपरेट कराए वापस से जी में ना बिलोंग कराए। अभी मैं एग्जांपल के रूप में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास n जो है कोई सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास कोई सेट है। अब हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर बाइनरी ऑपरेशन हम यहां पर ले लेते हैं सिंपल सा माइनस, प्लस नहीं, प्लस तो ही जाएगा, माइनस ले लेते हैं। अब मैं इस पर डिस्कस करता हूं आपसे, क्या ये माइनस जो है इस सेट n में बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? ये चीज आप सोच के जरा बताइएगा हमें, क्या ये जो माइनस सिंबल है ये आपका n में बाइनरी ऑपरेशन होगा? तो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो 2 और 5 कोई भी दो एलिमेंट, इनका अंतर कितना आएगा बोलो, इनका अंतर कितना आएगा? वो आपका -3 आएगा, जो कि n में बिलोंग नहीं करता है, जो कि हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। और परिभाषा ये कहती है कि अगर कोई भी हमारा ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन अगर किसी सेट में डिफाइन कब होगा, जब किन्हीं भी दो एलिमेंट को ऑपरेट कराओ, उसका जो रिजल्ट आए वापस से n में बिलोंग करना चाहिए सभी ए बी के लिए। ऐसा नहीं है, जैसे इसका मतलब ये था कि अगर ये माइनस बाइनरी ऑपरेशन होता तो a माइनस बी ये हमेशा n में बिलोंग करना चाहिए था, फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू n। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पर आपने देखा होगा, जो यहाँ पर हमारा जो माइनस आया है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो था, ये बाइनरी ऑपरेशन जरूर है लेकिन इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं है, इस सेट में डिफाइन नहीं है। इसके अलावा जैसे हम इंटीजर की बात करें, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैं सेट बदल दूं, सेट खाली बदल देता हूं, सेट यहाँ पर इंटीजर मैं कर देता हूं, यहाँ पे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से दीजिए, जो ये हमारे पास सेट, ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। क्या हम आपसे पूछते हैं क्या सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में हमारा जो माइनस है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? सिंपल से आप सोचो, किन्हीं भी दो एलिमेंट का डिफरेंस यानी दो इंटीजर्स का डिफरेंस, आप बताओ a माइनस ए और b अगर कोई एलिमेंट है, हम कहते हैं a और b बिलोंग करते हैं z में, तो दिस इंप्लाइज a माइनस b जो है वो एक क्या होगा, वो एक इंटीजर्स होगा। इसका मतलब है a माइनस b भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, z में। इट मींस दिस इंप्लाइज a माइनस b बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z। यहां पर आपको बात समझ में आई होगी। इसका मतलब सिंपल सा आप समझिए, बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा सा आप बेसिक पकड़ने की कोशिश करिए। ये जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन समझना चाहिए आपको, इसलिए क्योंकि यहीं से बेस शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, या कम्यूटेटिव लॉ है, ये सारी प्रॉपर्टीज सब बाइनरी ऑपरेशन से ही परिभाषित की गई हैं। और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हैं, हमने आपको स्क्रीन पर आपको दिखाया था आइडेंटिटी एलिमेंट का। लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट तब समझ पाओ जब आप बाइनरी ऑपरेशन बहुत अच्छे से समझोगे। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन भी सकता है, अभी आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बीएससी की किताबों के से ही पूछे गए। आपने देखा होगा पेपर भी जो आपने दिया होगा एलटी का, उसमें मेन आपने देखा होगा ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा पूछ लिया गया है ना।
ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ा सा लेवल भी टाइट कर दिया गया था। देखिए टाइट वाइट कुछ नहीं था, मेन ये था कि बेसिक आपको क्लियर अगर होती है तो सारी चीजें आसान लगती, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं, आपको चीजें एक एक चीज आपको एक एक पॉइंट आपको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये था बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है कि किसी सेट में कोई भी ऑपरेशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब है किन्हीं भी दो एलिमेंट को लेने पर ऑपरेट कराने पे वापस से जो भी रिजल्ट आए उसमें बिलोंग करना चाहिए, ये इसका मतलब है। यही चीज यहाँ पर मैथमेटिकली लिखी गई है। जरा कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, ये स्टार यहाँ पे बना रखा हुआ है। स्टार बिल्कुल जैसे यहाँ पर एफ यूज किया गया है, एफ की जगह पर स्टार यूज किया गया, ध्यान रखिएगा ये आपका बाइनरी ऑपरेशन ही है। तो क्या लिखा, इफ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सेट जी में है तो ए स्टार भी बिलोंग करना चाहिए जी में। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं हम, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, सभी ए और बी के लिए जो जी में बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी एक पेयर ऐसा हो जिसके लिए नहीं करता है तो हम वहां पर बोलेंगे कि फिर वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आगे देखिएगा, यहां लिखा इफ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी then we can also say that G is closed with respect to the binary operation star। इसका मतलब वही क्लोजर प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं। दरअसल क्लोज्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि ये जो स्टार यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सेट जी में डिफाइन है, डिफाइन होने का मतलब है कि दो एलिमेंट को ऑपरेट कराने पर वापस से उसमें बिलोंग कर रहा है, ये इसका मतलब है। देन वी कैन से दैट द जी सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्टार जो सिंबल है वो आपका क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा उस सेट जी में। इट मींस आप सिंपल से समझो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो आपका पहला भी पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा भी। जरा तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर यूज्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। आपको पता है कि जोड़ घटाओ और चाहे डिवीजन हो, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा और भी अगर देखना चाहो, जैसे यूनियन, जैसे सेट की बात करें, जैसे यूनियन, यूनियन सिंबल आपको पता है, और इंटरसेक्शन हो, ये सब ये कैसा, ये दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन आपको पता दो सेट पे लगते हैं, एक ए है और एक बी है, दो सेट पर ही आपको पता है यूनियन होता है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए, यहाँ पर इंटरसेक्शन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन ही हैं क्योंकि दो सेट पर लग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना, अगर आपके दिमाग में आता है बाइनरी ऑपरेशन किस एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो गया ना, तो यहाँ पर यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, या एडिशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बनते तो बहुत सारे हैं। हम कहते हैं इनफाइनाइट आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ऐसा भी बना सकते हो, जैसे मान लीजिए जी बी ए सेट, कोई सेट है एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। स्टार क्या है हमारा, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट जी डिफाइंड एज, देखो कैसे डिफाइन करा दूं, देखो ए बाइनरी बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1। समझ में आया नहीं आया? इस तरह से आप देखो, जैसे यहाँ क्या किया, यहाँ पर क्या किया है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से परिभाषित है कि ए और बी का जोड़ना है, उसमें एक बढ़ा देना है। जैसे हम आपसे कहें यहाँ पर 2 बाइनरी 4 की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहां से 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, प्लस में 1 कर देंगे, तो यहां से रिजल्ट जो आएगा 6, 1 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, आपको बेसिक जानने की जरूरत है। गणित बहुत आसान है, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप जितना आप बेसिक जानते रहोगे उतनी गणित आपकी आसान हो जाएगी। ये ग्रुप थ्योरी बहुत ही आसान है, बस आप जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उनको आप नोट करिएगा, कहीं पर समझिएगा और अपना एनालिसिस लगाइएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की, आप डिवीजन के बारे में सोचो। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या नेचुरल नंबर के केस में डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन है? सोच के देखिए, क्या डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन है? सोचिए, इसका रिजल्ट आप दीजिए, फिर आप बताइए कि है नहीं, ठीक है। और सिंपल जाहिर सी बात है, आपको अगर 1 और 2 को डिवाइड किया जाए 1/2 आता है, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है। दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का डिवीजन जो है
वो आपका वास्तविक संख्या नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। अगर ये हमेशा नेचुरल नंबर होता तब तो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो नेचुरल नंबर के केस में, यानी सेट हमारा नेचुरल नंबर है और बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिवीजन है, तो डिवीजन जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है नेचुरल नंबर में डिफाइन नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से चलिए कुछ और भी डिफाइन करा देते हैं, जैसे 5 बाइनरी 7। तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके एक बढ़ा देना है, 5 + 7 + 1 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 7 1 8, 8 5 13, 13 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब 5 और 7 का जो ऑपरेशन है वो 13 है, 2 और 4 का जो रिजल्ट है वो 7 है। इस तरह से आपको समझना है। तो अच्छा, ये जैसे हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, इस तरह से आप अगर ये चाहो तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, AB/3 कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है अगर आपसे कहा जाए क्या आप 2 ही 3 4 बाइनरी ऑपरेशन जानते हो, ऐसा नहीं, आपको ये नहीं बोलना है। इनफाइनाइट बना सकते हो। कितने बना सकते हो, इनफाइनाइट बना सकते हो बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, ये चीज बनाने का भी एक तरीका होता है, वो कैसे बनाया जाता है, अभी हम नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की भी बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए कि अगर आपका कोई सेट है वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट सेट में कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, इसकी भी अगर बात करें तो वो भी एक प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। मैं अभी डिस्कस करूंगा भी, उसके नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दरअसल ये इनफाइनाइट के लिए है। अगर जी हमारा कोई इनफाइनाइट सेट है तो उस तरह से उसमें बहुत सारे आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो, वो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहां पर देखिए, एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। ये चीज आप देखिएगा ध्यान से कि हमारे पास जो यहाँ रियल नंबर लिखा हुआ है सेट आर, आर आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे ये आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर क्या किया है, एडिशन जो है हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, आप खुद ही सोचिए कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का जो एडिशन है फिर से हमारी एक रियल नंबर हो जाएगी, तो हमारा प्लस हो जाएगा। आगे देख सकते हो, सब्ट्रैक्शन माइनस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। आपको पता है किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का घटाव जो है यानी सब्ट्रैक्शन जो है, ठीक है, अंतर जो है वो हमेशा एक वास्तविक संख्या ही होगी। तो इसका मतलब है कि रियल के केस में आपका प्लस भी आपका बाइनरी ऑपरेशन है और रियल के केस में माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है। दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर में डिफाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए, सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बात हम बता चुके हैं पहले ही। डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट, आपको दोनों बातें बताई हैं। ना ही माइनस आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है एन पे, ना ही डिवीजन होता है। तो यहाँ पर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन एडिशन है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा नेचुरल नंबर केस में, ठीक है। यहां देख सकते हो, आगे देखिए क्या लिखा है, डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। आप सोचिए जरा कि आर जो रियल नंबर सेट है, क्या डिवीजन के केस में बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, क्या डिवीजन सेट आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और क्या मैं डिवीजन पर चर्चा करूं तो आपको समझ में आ रहा है, डिवीजन जैसे मान लीजिए है, क्या ये इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। आपको पता है रियल नंबर में जीरो भी आता है, क्या आता है, जीरो भी आता है। आप देखो परिभाषा क्या है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो ऑपरेशन वापस से उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। हम आपसे कहते हैं अगर 4 भागे, अगर हम यहाँ 0 करते हैं तो क्या 4 को 0 से भाग किया जा सकता है, नहीं, नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब नॉट डिफाइन, आपको पता है जीरो से किसी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, वो आपका नॉट डिफाइन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर 4/0 हो गया, 10/0 हो गया, तो ये अपरिभाषित तरह काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि आपका जो डिवीजन है वो रियल नंबर के केस में जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम जीरो को मुक्त कर दें, क्या करें, जीरो को मुक्त कर दें, यहाँ पर हम कर देते हैं R स्टार, ठीक है, यहाँ से R0 समझ लो या R0 लिख सकते हो।
तो ये क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, जब नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, तब जो हमारा जो ऑपरेशन ये डिवीजन सिंबल है, ये डिवीजन सिंबल ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा इस रियल नंबर के केस में। यहाँ पर इसमें क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो को बाहर कर दिया, क्योंकि जीरो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका देखिए यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जैसे आपसे पेपर में ये पूछ लिया जाए आर और डिवीजन सिंबल, क्या ये ग्रुप है? ग्रुप का मतलब है क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये क्या ग्रुप है? तो ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ही इस पे नहीं डिफाइन है। तो पहला तो स्टेप यही होगा कि वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा तभी हम आगे क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इन पर अभी आप ज्यादा फोकस मत करिए, इन पर भी हम एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, साफ साफ देखिएगा यहाँ से, डिवीजन is not binary operation on set R because division by zero is not defined। जीरो से जो डिवीजन होता है वो डिफाइन नहीं होता। ये पॉइंट आपको समझ में, इन सबको आप नोट करिए और समझिए, फील करिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, वही चीज हमने यहाँ लिख रखी है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो सारे पॉइंट आप इनको नोट करके रखिए, थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, इनको थोड़ा सा मजबूत करिए, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करिए। जितना आपको अच्छे से जानकारी होगी उतना ही ज्यादा आपका ये टॉपिक मजबूत होगा। ठीक है, चलिए अलजेब्रा के स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने बाइनरी ऑपरेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, थोड़ा समय भी लगा। देखिए थ्योरी पोर्शन में समय लगेगा, आपको पता है। दोनों चीजें हम लेकर चलना चाहते हैं, आपका एमसीक्यू भी करा देंगे इसमें और साथ में आपका थ्योरी भी करा देंगे। लास्ट में हम कोशिश ये करेंगे कि एक दो वीडियो में ऐसा करेंगे सिर्फ एमसीक्यू रखें, उसमें कोई थ्योरी नहीं होगी। उससे ये होगा कि हाँ सारे क्वेश्चन की एक साथ प्रैक्टिस करा देंगे। जब टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, ताकि आपका मेंस भी क्लियर हो जाए और आपका जो प्री टाइप के एग्जाम है वो भी आपके क्लियर हो जाए। तो हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कवर करने की, क्योंकि अब सेपरेट वीडियो बनाना फिर वो संभव नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप एक ही वीडियो में सारी चीजें एनालिसिस करिए। ठीक है, हाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया ढंग से तो इस परिभाषा को पढ़ना एकदम आसान है। क्या लिखा हुआ है देखिए, सेट कोई भी हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन भी कोई हो सकता है। किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन, हाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या किसी सेट में एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं? हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रियल नंबर हमने देखा था कि आर में आपका प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन था और माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन था। तो ये परिभाषा ही ऐसी बनाई गई है कि कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के जो एक साथ जो लिखने की प्रक्रिया होती है, किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ किसी सेट को लिखना ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो वही चीज यहाँ लिखी गई है। जैसे नेचुरल नंबर के साथ देखिए प्लस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप, ये सारे के सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं, देख सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो समझना चाहो तो मैं एक एक पॉइंट समझा देता हूँ। यहाँ पर आर प्लस और डॉट लिखा है यानी मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए दो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पर एक एडिशन है और दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको पता है रियल नंबर के केस में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों आपके बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। नहीं, हाँ नहीं, यहाँ गड़बड़ हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखो, क्या देखो यहाँ पर डॉट लिखा है, क्या मल्टीप्लीकेशन, हाँ चल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन चल जाएगा। यहाँ पर डिवीजन था, डिवीजन दिक्कत कर रहा था, मल्टीप्लीकेशन चल जाएगा। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर जो आर है, आपको पता है किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का जो एडिशन है वो एक रियल नंबर होगा और किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि आर के साथ प्लस और डॉट, यहाँ दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए कि ये सब आगे जब फील्ड वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब चीजें काम आती हैं और वही सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्या लिखा है। जब आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन जब इनको मजबूती से पढ़ लोगे तो आगे कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है,
यहां पर क्या लिखा हुआ इसको भी समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए। यहां लिखा n और कामा साथ में प्लस लगा है, तो सिंबल बहुत सिंपल सा है कि नेचुरल नंबर के साथ में प्लस सिंबल डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के केस में डिफाइन है। जाहिर सी बात आपको पता है किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो अगेन नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर ये आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह सकते हो। यहाँ पर जेड प्लस का क्या है, जेड का इंटीजर होता है, सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के साथ में प्लस मारा गया क्योंकि दो इंटीजर का सम जो है अगेन इंटीजर होता है। आप यहां पर समझना चाहो तो ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे यहां पे इस वाले केस में a प्लस बी बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू, यही तो हुई बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा के हिसाब से। ठीक है, वो यहां पर देखो क्या है, आपको पता है कि z जो सेट ऑफ इंटीजर है, चाहे दो इंटीजर को ऐड करो तब भी इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करो तब भी इंटीजर, तो ये भी आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये भी है, ये भी है। ये क्या है, क्यू क्या है, क्यू इज द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर पता है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है अगेन रेशनल नंबर होता है, तो वही हिसाब से यहाँ पे परिभाषा डिफाइन की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्यू नॉट जो है, ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिखा है, तो यहाँ पर दो आप देख सकते हो, यहाँ नॉन जीरो का एक समझ लीजिए, नॉन जीरो है तो यहाँ पर सेट बदल दिएगा, ये भी काम करेगा। तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर के केस में भी हमारा जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ओवरऑल सारे के सारे ये क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस थ्योरम को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर क्या लिखा हो, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। ठीक है, किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और आपको पता है, और ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट इज फाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएंगे तब तो आप इनफाइनाइट जितनी मर्जी हो उतने बनाओ, लेकिन जब संख्या फाइनाइट हो जाए किसी सेट में तो उसमें ऐसा नहीं कि जितने चाहो उतने बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इस थ्योरी से ये क्लियर होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन सेट। ठीक है, अगर सेट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इस बात का असर किस पर पड़ेगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पर पड़ेगा। तो ये आपको पता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी फाइनाइट होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट इज इनफाइनाइट, देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आल्सो इनफाइनाइट। ये चीज आपको समझनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी हुई है, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन परिभाषा समझा ही चुके हैं कि स्टार जो है हमारा जी क्रॉस जी से मैपिंग है। जाहिर सी बात है कि अगर जी, आपको पता है बाइनरी ऑपरेशन जी जो है हमारा, अगर किसी सेट जी में अगर बाइनरी ऑपरेशन, तो आपकी ये क्या होती है, मैपिंग ही होती है जी क्रॉस जी से जी में, ये आपने पढ़ा है। तो वही चीज लिखा है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n स्क्वायर। इसको चाहे रटो, या मैं दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं, ये कैसे रटोगे। देखो, अगर आपने पढ़ा है, अगर मान लीजिए सपोज करिए f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, सपोज करिएगा, मान लीजिए कोई फलन है, मैपिंग है, f क्या है, f आपकी मैपिंग है, मैपिंग है, दूसरी भाषा में इसको फंक्शन बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो f कोई फंक्शन है a से b में, सपोज करो a में आपके m अवयव है और b में n अवयव है, दोनों के दोनों फाइनाइट सेट है, सिंपल से मैं कहना चाहता हूं। तो इस केस में नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, आपने नंबर ऑफ फंक्शन परिभाषा पढ़ी होगी, इसका भी हम प्रूफ करा देंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको आप समझो कि नंबर ऑफ फंक्शन वाले केस में हम सारी चीजें वहां पर डिफाइन करा देंगे। एक एक चीज में जितने भी टफ वाले टॉपिक है उनको हम बेसिक से चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई फलन a से b में है, ठीक है, सिंपल सा समझिएगा, a से b में है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, वो n की पावर m होगा। क्या होगा, n की पावर m होगा। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो m पावर है, m पावर को किसके ऊपर चढ़ा दिया गया, n के ऊपर चढ़ा दिया गया। सिंपल सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, अगर फंक्शन हमारा a से b में है और a में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और b में एलिमेंट है a कामा b, ठीक है, तो आप समझो a में कितने एलिमेंट हैं, 3, b में कितने हैं, 2। तो यहां पर देखो ये 3 एलिमेंट है, a में है, और b में कितने, 2 एलिमेंट है। तो सिंपल सी परिभाषा ये है कि नंबर ऑफ फंक्शंस
कितने बनेंगे? तो ये जो 3 पावर है भैया, इसको 2 के ऊपर रेस कर देंगे तो इट इज इक्वल टू 2⁻3, यानी हमारा 8 आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल फलनों की संख्या जो है, अगर हम बनाना चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कुल कितने फलन बन सकते हैं, तो उनकी संख्या 8 है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट फलन बना सकते हो। फाइनाइट अवयव अगर हैं ए और बी में, तो उनकी संख्या भी, नंबर ऑफ फंक्शन की संख्या भी फाइनाइट ही बनेगी। तो वही चीज यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ये चीज समझ में आ गई है। अगर ये चीज आप जानते हो तो अब मेरा क्वेश्चन जो बन रहा है उसको समझिएगा। अगर समझिएगा यहां से जो मैं समझाने जा रहा हूं, अगर स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, सपोज करो जी में कोई बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप बताओ ये जो बाइनरी है वो मैपिंग कहां से होगी? जी क्रॉस जी से जी में होगी। ये चीज आप पढ़ चुके हो। अगर ए में है तो ये किस में मैपिंग होगी? ए क्रॉस ए से ए में होगी। ठीक है, जैसा सेट वैसे ही हमारी मैपिंग डिफाइन हो जाएगी। अच्छा, आप हमें ये बताओ, ये भी फंक्शन है, ये भी मैपिंग है और ये भी मैपिंग है। स्टार क्या है? स्टार ये जो है मैपिंग है। यही जो परिभाषा हमने आपको सिखाई, ये एक प्रकार की मैपिंग है। कितने हैं? मैपिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या किसके बराबर होगी? जितने हमारे मैपिंग बनेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होंगे। तो यहां पर आप बताओ, हमें एक बात बताओ, एक जी क्रॉस जी में कितने अवयव होंगे? आपको पता है ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या कितनी होती है? ये आपने पढ़ा होगा, Na इंटू एनबी सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। यानी कि अगर n जी क्रॉस जी की बात करें तो ये हो जाएगा Ng और ये इंटू Ng हो जाएगा, यानी सिंपल सा Ng का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जी में जितने भी अवयव होंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो सपोज करो यहाँ जी में कितने अवयव हैं? Ng की वैल्यू जो है, जी में अवयव की संख्या n है। कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी n है। ठीक है, तो आप बताओ जी क्रॉस जी में कितने अवयव होंगे? जाहिर सी बात है n स्क्वायर अवयव होंगे। जी में कितने अवयव हैं? n अवयव हैं। तो अब आप जरा क्वेश्चन हमसे बताइएगा कि जैसे यहां पर हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ फंक्शन की संख्या क्या थी? इधर वाली को हम इधर वाले के ऊपर चढ़ा देंगे, रेज कर देंगे, नंबर ऑफ फंक्शन की निकल आएगी। तो यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की जो संख्या होगी वो नंबर ऑफ मैपिंग के बराबर होगी। जाहिर सी बात, इस पावर को किसके ऊपर चढ़ा देंगे? n के ऊपर। तो n की पावर n स्क्वायर। तो ये सूत्र आया कहां से? आपको आइडिया लग चुका होगा। यही बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को जान लो, गणित बहुत आसान हो जाएगी। हमें नहीं लगता गणित कठिन होगी। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं, इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां लिखा है ए फाइनाइट सेट S हैज n एलिमेंट, यानी कि जो समुच्चय हमारा n है उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो S में जो अवयव हैं, S में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? n है। ये चीज बोला गया है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन which are possible over it will be। तो आंसर आपको पता है n की पावर n स्क्वायर, सीधे सीधे आपका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पीजीटी परीक्षा एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए, एलटी में अभी आपको दिखाते हैं, एलटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ओवरऑल क्या करना है कि जब एक टॉपिक पढ़ो ना तो वो सब एग्जामों में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वो कठिन लगेगा, बहुत आसान लगेगा। चीजें खाली आप थोड़ा सा थ्योरिकल आप लेके चलो, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपके आइडेंटिटी एलिमेंट पर है। चलिए इसको देख लेते हैं। हाँ, एस बी द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स। एस अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2 है। यानी कि एनएस बराबर क्या है? एनएस बराबर हमारे पास 2 है, यानी कुल अवयवों की संख्या एस में कितनी है? 2 है। तो यहाँ क्या है? देन द टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन, वही बाइनरी कंपोजिशन, वही बाइनरी ऑपरेशन को ही बोलते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, तो आपको पता है n की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो आपको पता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ बाइनरी
ऑपरेशंस इज इक्वल टू n की पावर n स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू कितनी यहाँ 2 है, 2 की पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 जो कि वैल्यू 16 आ जाएगी। तो हमारा सीधे सीधे ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो बाइनरी वाला क्वेश्चन है ये टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, जीआईसी में भी आपको लगा होगा जीआईसी में नहीं आ सकता, लेकिन जीआईसी में भी आपको बाइनरी ऑपरेशन से नहीं क्वेश्चन हो सकता दिखा हो, लेकिन इसको घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देखो, अगला देखो, ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, इफ देयर आर एन एलिमेंट इन सेट ए देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। वही क्वेश्चन है बिल्कुल, ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो 2n तो होगा नहीं, n स्क्वायर होगा नहीं, 2 की पावर n स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन संख्या 2 की पावर n स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर हमारा सीधे सीधे ई आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा मोर देन 1 ऑफ द अबव, जब इसमें से एक से ज्यादा कोई आंसर सही तो हमारा डी भी हमारा गलत हो चुका है। ई आंसर हमारा कैसे सही हुआ है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए थोड़ी थ्योरी आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन कितने आसान लग रहे होंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस पैटर्न से पढ़ना है या सिर्फ एमसीक्यू बताए, या आप जैसा चाहो वैसा आप थोड़ा सा आइडिया हमको दीजिएगा कि किस तरह से आपको चाहिए मटेरियल, तो उस तरह से हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, और बाकी तो आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है वो तो हम जब क्वेश्चन कराएंगे, अभी थ्योरी पूरी कंप्लीट कराने के बाद उनको भी हम करवा देते हैं। चलिए, हाँ इसमें क्वेश्चन रह गया था। इसमें देखिए क्वेश्चन दरअसल एक बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मेरा कोई क्वेश्चन बनाया हुआ, ये बुक में क्वेश्चन है जो कि आपकी बीएससी लेवल की जो किताबें होती हैं उनसे ही क्वेश्चन उठाए हैं। और क्वेश्चन अभी आपको और भी दिखाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ एलिमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे के सारे बुक में पहले से थे, जब हमने बुक देखी तो देखा कि वो सारे क्वेश्चन बुक से ही उठा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिए बीएससी का बेसिक लेवल पढ़ लीजिए, आराम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इंटर लेवल का तो वैसे मजबूत होता है ना। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए कामा बी, तो ए कामा बी में अवयव की संख्या कितनी है जरा काउंट करो, वो कि 2 है। तो आंसर आपको पता है n की पावर n स्क्वायर होता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो 2 की पावर 2 स्क्वायर यानी 2 की पावर 4 यानी 16 आंसर। इट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ना है, सब सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थ्योरी मजबूत करते जाइए, क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बुक के ही क्वेश्चन है, बुक के ही क्वेश्चन हमने उठा के डाल दिए हैं। हो सकता है एग्जाम में इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो हमने स्टार डाल दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा आप देखिए, बाइनरी ऑपरेशन अगर हमारा नॉट है, या ये देखिए ये बाइनरी ऑपरेशन ही है, जैसे हमने अभी स्टार बनाया था, एफ बनाया था, प्लस बनाया था, माइनस बनाया था, तो उसी की जगह पर ये ओ टाइप का लिखा है, नॉट पढ़ लो इसको। ऑन नॉन एम्प्टी सेट जी इज ए मैपिंग। आपको पता है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है अगर सेट जी में है, तो अभी हमने आपको पढ़ाया स्टार अगर जी में बाइनरी ऑपरेशन है तो स्टार इज ए मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, वैसे ही नॉट अगर है तो नॉट हमारी मैपिंग हो जाएगी किसमें, जी क्रॉस जी से जी में। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप ढूंढ सकते हो, सी आंसर सीधे सीधे दिख रहा है, ना ही हमारा ए सही है, ना ही बी सही, ना ही डी सही है, तो आंसर हमारा कौन सा सही है, सी सही है। बस आपको परिभाषा पकड़ने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि याद रखना कि अगर किसी सेट ए में अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो मैपिंग कहां से होगी, ए क्रॉस ए से ए हो जाएगी, बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1, 2, 3। आप सिंपल से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ढूंढिए इसका आंसर क्या होगा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होगी कितनी होगी। तो इसमें अवयव की संख्या कितनी है, जो कि 3 है, यानी n बराबर 3 है। n बराबर क्या है, 3 है यहां से। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इक्वल टू n की पावर n स्क्वायर, यानी 3 की पावर 3 स्क्वायर, यानी 3 की पावर यहां से 9। ठीक है, ऐसे करना, ये गलती मत कर देना कि पहले 3 की पावर 3 करो, ऊपर से पावर ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये 3 की पावर 3 को ना करके होल स्क्वायर कर दें। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, 3 की पावर 3 करेंगे, 3 तक 27 करेंगे, फिर 27 का वर्ग करना शुरू कर दे। ये गलती मत करिएगा, ये गलती हो सकता है कर ले कुछ लोग। ठीक है, तो पहले ऊपर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो भी ऊपर लिखा होगा, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा ना कि ये तो पढ़ा था
सूत्र, यहां से देखिए कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन था वो G क्रॉस G से G में था, इसमें अवयव संख्या कितनी थी n स्क्वायर, इसमें कितनी थी n, तो n स्क्वायर को n के ऊपर रेस किया गया है, यानी n स्क्वायर की पावर n स्क्वायर है, ये इसका मतलब है, समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो n स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो 9 को 3 के ऊपर चढ़ा देंगे, 3 की घात 9, तो आंसर ढूंढो हमारा 3 की घात, यहाँ पर सीधे सीधे A इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए यहां देख लेते हैं, ए नॉन एम्प्टी सेट G विद 1 आर सेवरल बाइनरी ऑपरेशन, एक किसी सेट G में एक बाइनरी ऑपरेशन हो या बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अबेलियन ग्रुप ये हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लेके चलना पड़ेगा। दरअसल बेस है, ये आपका अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी का बेस है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बनते तो हमने आपको दिखा दिया, नीचे से शुरुआत कर रहे हैं एक एक चीज। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम यहाँ पे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये आपका हमने यहाँ पर साफ साफ लिख रखा हुआ ग्रुप, इसकी चर्चा दरअसल हम यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ ये डाल दिया ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ग्रुप कहते किसे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी जब किसी सेट में, किसी समुच्चय में किसी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पर स्टार आपको सब जगह दिख रहा है, चारों केसेस में स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस ऑपरेशन के सापेक्ष क्लोजर भी प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव भी होल्ड करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करे और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी भी, जब ये चारों की चारों प्रॉपर्टी किसी समुच्चय में किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होल्ड होती हैं, तो उस समुच्चय को उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ, यानी कि उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, ये इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ग्रुप। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखना है, तो अबेलियन ग्रुप भी देख सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। एक पॉइंट और बढ़ जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहां से देख सकते हो एक ए बाइनरी बी बराबर बी बाइनरी ए है, तो ये सारी चीजें हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे होते हैं, जैसे आपका कॉची ग्रुप हो गया, आपका जिसको ग्रुपॉइड बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। इसके अलावा सेमी ग्रुप बोलते हैं, इसके अलावा आपका मोनाइड होता है, वो भी आपका पता है, उसमें 3, मतलब एक सिंपल सा ये है कि प्रॉपर्टी जितनी होल्ड करते हैं उसके हिसाब से नाम दे दिए जाते हैं, तो वो चीजें हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो उसको बोलते हैं आपका ग्रुपॉइड बोलते हैं, ठीक है, या कॉची ग्रुप बोलते हैं। अगर क्लोजर एसोसिएटिव आधी प्रॉपर्टी होल्ड करे ग्रुप की तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों होल्ड कर जाएं, यानी क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो ये तीनों होल्ड कर जाते हैं, तो उसका नाम फिर अलग, उसको मोनाइड बोल देते हैं। और पूरा अगर चारों की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो उसको ग्रुप बोल देते हैं। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना चाहिए, लेकिन ये हम अगले क्लास में इसको थोड़ा सा और डीप में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये डाल हमने दिया क्योंकि यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअल में वही होती है जो आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है। जैसे शुरुआत में हमने बोला था कि जी अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसी सेट में विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन नॉट डिफाइंड कैसे है, ए नॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है जैसे बिल्कुल आपने जो बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा पढ़ी है वही आपका क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यानी किसी सेट में अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब यह है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन कराएं और वापस से जी में बिलोंग कर जाए, वो सभी अवयव के लिए, तो वहां पर हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, लेकिन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन के केस में। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का जो एडिशन होता है, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का, जैसे सपोज करिए हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के केस में आपको पता है, ठीक है,
यानी n और प्लस, ये है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये आपका क्या, इसमें क्या है, n जो है n में जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, क्योंकि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है नेचुरल नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एडिशन है वो क्लोज्ड है, किसमें, n में, ठीक है। यानी कि दिए गए समुच्चय नेचुरल नंबर n में एडिशन जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो वहां पर यही पॉइंट लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है किसमें, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। ये चीज आपको समझनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बेस है इसका, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का जो घटाव होता है यानी सब्ट्रैक्शन जो होता है वो दोबारा से नेचुरल नंबर नहीं हो सकता हमेशा। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा भी दिमाग में आ सकता है कि 4 - 3 तो आपका हो गया, 4 - 3 आपका हो गया, ये तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ के लिए नहीं होगा, हम कह रहे हैं सबके लिए होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। अगर एक भी फेल हो गया, फेल कौन सा होगा, जैसे 3 में 4 घटाएं, 3 - 4 करें तो यहाँ से -1 आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं होगा जो कि ऐसा, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, सभी ए बी के लिए, फॉर ऑल, ये क्या का सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल है, ठीक है। तो सभी ए बी के लिए जो कि जी में बिलोंग कर रहे हैं, इसी परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान धरो, परिभाषा पर ही सारी चीजें छिपी होती हैं। तो ए और बी जो एलिमेंट जी में है वो सभी ए और बी के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ के लिए हो गई तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, ठीक है। इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। इससे अभी क्वेश्चन पूछा गया है इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो मैं दिखाऊंगा। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जी अगर कोई नॉन इम्पैरेटिव सेट है, सिंपल सा ये है। इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पे आया है वो मैं अभी समझा देता हूं, इसका मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन जी, ठीक है। जैसे हम आपसे बोले किसी सेट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बड़ा बेसिक है, मैं समझाना चाहता हूं। दरअसल होता यह है कि जैसे हम 2, 4 और 6 इन सबको जोड़ने के लिए बोले, इन तीनों नंबर्स को जोड़ने के लिए हम आपसे बोले, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास दो चॉइसेस, या तो आप 2 को 4 में जोड़ोगे, क्या करोगे, 2 को 4 में जोड़ोगे, आएगा 6, फिर उसके बाद आप 6 जोड़ोगे, 6 12 हो जाएगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 2 जोड़ेंगे, क्योंकि देखो आप स्टेप फर्स्ट, कुछ लोग क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं, कुछ का ये काम करेगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 6 जोड़ेंगे, जो कि रिजल्ट क्या आएगा, 6 + 6 = 12 आएगा। और कुछ के दिमाग में क्या करेगा, स्टेप सेकंड, अलग टाइप के लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे 4 और 6 को पहले जोड़ेंगे, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो वो आएगा 10, और फिर उसके बाद 10 और 2 जोड़ देंगे तो ये आएगा 12। तो यहाँ पर देखो इसमें भी इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा ये है कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि जब रिजल्ट पर यह फर्क न पड़े कि किसको हम पहले जोड़ते हैं किसको बाद में, तो वहां पर जब ये चीज दिमाग में ना आए, कोई असर न पड़े, तो वहीं पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देखे जैसे एग्जांपल की बात करें हम कि कहां नहीं होल्ड करती, जैसे सपोज करिए यही 2 - 4 और -6 होता, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो अब आप बताइए, मैं इसको दोनों तरीके से कराता हूं। अगर हम इसको पहले करते हैं, पहले 4 में 6 घटाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है बताओ, 4 में 6 घटाएंगे तो ये आपका -2 आ जाएगा, तो ये आपका 2 और ये +2 ये 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही करें ऐसा, पहले 2 और 4 को घटाएं तब उसके बाद 6 घटाएंगे, तो चलिए यहाँ से क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से आपका -2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से -6 यानी सिंपल सा -8 आ जाएगा। तो आप बताओ यहाँ -8 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे, नहीं होल्ड कर रहे, यानी 2 - 4 - 6, पहले हम इसमें लास्ट 2 में ऑपरेशन कराया पहले, या फिर हम पहले 2 में ऑपरेशन करा करके फिर लास्ट में ऑपरेशन कराया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है यानी जो घटाव का चिन्ह है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो है नहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड
नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यही इसका मतलब है। क्योंकि देखो ये सब चीजें जानोगे तभी आप तो ग्रुप और अबेलियन ग्रुप आप पकड़ पाओगे, पहचान पाओगे, जब तक आप बेसिक चीजें नहीं क्लियर करोगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है ए बाइनरी बी, कि देखो यहाँ पर ए बी सी तीन अवयव हैं, तो पहले ए और बी पर ऑपरेशन किया गया तब सी पर किया गया, या फिर बी और सी पर ऑपरेशन किया जाए तब ए पर किया जाए, तो ये इस रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस सेट में होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर जो नॉट लिखा है उसी के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। ये हम पीछे अभी दिखा चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एबीसी अगर तीन नेचुरल नंबर है तो उसमें किसी भी दो को पहले आप जोड़ो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, चाहे ए और बी को जोड़ो पहले, या फिर पहले बी और सी को जोड़ो तब ए जोड़ो, दोनों से आंसर सेम आएगा, बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ये चीज हमने आपको जस्ट अभी हमने दिखाया है कि माइनस के केस में किस तरह से फेल होता है। तो एडिशन के केस में आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन केस एडिशन के केस में आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, यही यहाँ पर बोला गया है। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है ये आप जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो हम आपको दिखाते हैं। वो एलटी में भी पूछा गया है, जीआईसी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ोगे अभी, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते किसे हैं, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते किसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी आप बाद में देखो, ये तो एक सिस्टमैटिक थ्योरी लिखी हुई है, वो आपका मेंस में लिखने का एक तरीका ढंग बताएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल से एक लाइन में आपको समझाता हूँ बाइनरी ऑपरेशन कहते किसे, ठीक है, ओ सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ज्यादातर आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझना इस चीज को, जैसे आर क्या है हमारे पास, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, क्या है हमारे पास, कोई रियल नंबर एक सेट है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं, चलिए बाइनरी ऑपरेशन एक हम ले लेते हैं प्लस, क्या ले लेते हैं, प्लस, हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। तो बाइनरी ऑपरेशन जाहिर सी बात दो वास्तविक संख्याओं का सम जो है एक वास्तविक संख्या ही होगी, ठीक है। तो आप हमें ये बताओ कि किसी भी रियल नंबर में कौन सी संख्या जोड़े उस पर कोई फर्क ना पड़े, यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता, जान रखिएगा इस चीज को। किसी भी रियल नंबर में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े, ठीक है, किसी भी रियल नंबर, क्योंकि ए कहाँ का एलिमेंट है, वो रियल का है, तो रियल नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसको जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐसा एलिमेंट है। अच्छा, ये सबके लिए होता है, चाहे ए प्लस जीरो करो और चाहे जीरो प्लस ए करो, दोनों की वैल्यू ए होती है, और ये सभी ए के लिए होता है। किसके लिए, सभी ए के लिए होता है, जो कि हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आप समझो, अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन होता तो आप हमें बताओ ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वही ए हमारा रिजल्ट आ जाए। सोचना जरा, जैसे ए में क्या जोड़ा जाए कि हमें कोई फर्क ना पड़े, सेम मिल जाए, यहाँ पर ए के साथ हमेशा ए ही मिले, तो ए के साथ कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए ए ही मिले, तो वो वन एलिमेंट है। समझ में आया नहीं आया। इसी तरह से अगर आपने उसमें पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो आप एक चीज बताओ, किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि उससे कोई फर्क ना पड़े, तो यहाँ पर आई मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वही एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तीनों जगह पर एक ही चीज चल रही है कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जिस पे ऑपरेट कराने पर किसी भी अवयव पर कोई असर ही ना पड़े, सेम रिजल्ट दे दे। जैसे ए में क्या जोड़ा जाए, ए मिल जाए जीरो, ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, ए मिल जाए वन, ए को
किससे ए मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, ए आ जाए आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो 0 1 आई ये क्या है, यही आइडेंटिटी है, यही क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यही क्या है, दीज आर द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपको समझ में आया होगा, दीज आर द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि क्या नेचुरल नंबर के केस में ये तो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका क्या है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कि 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा एडिशन के सापेक्ष, क्योंकि आपको पता है किसी भी नेचुरल नंबर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो जिसमें जोड़े कोई फर्क ना पड़े, 0। लेकिन 0 भैया नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब है इस सेट n में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। सोचो ऐसा कौन सा सेट, जैसे हम r प्लस करते हैं, क्या करते, तो r प्लस के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। अगर हम आपसे कहें r स्टार, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं यहाँ से, या r रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताओ यहाँ पे ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये भी है, तो r के साथ मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन लगा है इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो e = 1। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से आपको सोचना है यहाँ पर बड़ा सिंपल सा चीज है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि उस दिए गए समुच्चय में आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि उस सेट में उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया आप सोचिए, यहाँ क्या है देखो, अगर यहाँ क्या बोला गया है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन सेट G with the binary operation not there exist an element E। एक ऐसा एलिमेंट होगा जो G में जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी A को चाहे ये देखो, अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो E को A से ऑपरेट कराएंगे या E को A से ऑपरेट कराएंगे, क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, और वो सभी A के लिए, ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट छूट जाए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड इन सेट R, ठीक है, यानी कि रियल नंबर में हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ये हम बता चुके हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट R, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर देख सकते हो विद सब्ट्रैक्शन देख सकते हो कि यहाँ पर नहीं है। अच्छा एक चीज और भी है, एक तो सब्ट्रैक्शन इसका वो है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात दूर है ना। तो यहाँ पर कुछ और लिखना चाहिए इनको, यहाँ पर हम एडिशन कर लेते, इसको हटाओ, यहाँ हम कर लेते हैं एडिशन, ठीक है, एडिशन ले लेते हैं। तो एडिशन जो हमारा, एडिशन के केस में जो है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है एडिशन के केस में कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जब 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है तो हमारा जो है एडिशन के केस में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वो होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दिए गए सेट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ। ये सब बहुत बेसिक चीजें आप जान लो इनको, ठीक है। चलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है इफ G भी द नॉन इम्पॉर्टिव सेट है, इनवर्स प्रॉपर्टी इन सेट क्या होती है वो हम बताते हैं कि सिंपल से ये है कि किसी सेट में इनवर्स प्रॉपर्टी होती क्या है कि जैसे कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा है,
कि इनवर्स प्रॉपर्टी इन सेट जी विद द बाइनरी ऑपरेशन नॉट होल्ड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन जी। ठीक है, कब होगा? इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी सभी अवयव के लिए जो जी में बिलोंग करते हैं, एक ऐसा अवयव मिले, देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट ए इनवर्स सच दैट, ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। उन दोनों को ऑपरेट कराओ, चाहे आप ए नॉट ए इनवर्स करो, चाहे ए इनवर्स नॉट ए करो, वो बराबर किसके होना चाहिए? आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी ये बात है। और ये प्रॉपर्टी आपने कहां पढ़ी? अगर ध्यान हो, मैट्रिक्स में पढ़ी। कहां पे? मैट्रिक्स के केस में। कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको बी से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आ गई। क्या आ गई? आइडेंटिटी आ गई। तो यहां पर देखो, ए को मल्टीप्लाई किया बी से, क्योंकि आई क्या है? मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है? ई हमारा यहाँ आई है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप बताओ, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो ए बी का इनवर्स होगा कि नहीं होगा? यानी ए इनवर्स बी बराबर बी, या कह सकते हो बी का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। यही चीज, यही सारी चीजें वहां पर जब इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो यही सब चीजें वहां पर यूज होती है इंटर में, तो थोड़ा सा गणित आपकी और मजबूत हो जाती है। चीजें आपको ये एनालिसिस करनी चाहिए आपको इस तरह से। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। और ये ऐसा नहीं सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक एलिमेंट के लिए छूट जाए। ऐसा भी कोई एलिमेंट छूटा तो समझ लीजिए फिर, क्योंकि एक भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, एग्जिस्ट सब इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड इन सेट ऑफ आर विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सोचने की बात यह है कि ये कैसे होगा। देखो कैसे होगा, इसको सोचो, ये कैसे होगा, सोचो जरा इसको। देखो इस पहले पॉइंट को समझते हैं इसको। यहां पर क्या लिखा है? इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है सेट ऑफ रियल नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी आर प्लस हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो आप देखो, जैसे आप बताओ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, तो आपको पता है अगर ए रियल में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी रियल में बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल से करेगा। ये आप सोचने वाली बात है कि क्योंकि जैसे 4 बिलोंग कर रहा तो माइनस 4 भी रियल में बिलोंग करेगा, 10 बिलोंग कर रहा तो माइनस 10 भी करेगा। तो आप बताओ सभी ए के लिए हमें एक एलिमेंट माइनस ए आर में मिला कि नहीं मिला? जो कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? सच दैट ए प्लस माइनस ए बराबर 0, यानी कि ये आइडेंटिटी हो जाए बराबर में। तो यही चीज हमने आपको समझाई कि नहीं समझाई? कि एक सभी ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिले जो कि माइनस ए मिला, जिसको ऐड करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। यही चीज अगर मल्टीप्लिकेशन में केस में होता तो ऐसे करते, ए इंटू बी बराबर यहाँ 1 कर देते, उस तरह से। तो जैसे यहाँ पर देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा सोचो क्यों लिखा गया। इस पॉइंट पे जवाब आप लोग दीजिएगा कि इनवर्स प्रॉपर्टी आर में मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष क्यों नहीं होल्ड करती है? क्योंकि आपको पता है जीरो, सोचो जरा यहां से, क्योंकि जीरो आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहां पे देखो, क्योंकि आपको पता है जीरो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन जीरो का यहां से देखो, जीरो का इनवर्स इसमें कहा भाई? इसका ऐसा कौन सा एलिमेंट है जीरो को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, या मान लीजिए कि जो कि 1 के बराबर जो है ही नहीं। बाकी सब का है, जैसे 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका इनवर्स 1/2 भी बिलोंग करेगा आर में। 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका उल्टा 1/3 भी आर में बिलोंग करेगा। समझ में आया? ऐसा यानी अगर ए बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका उल्टा 1/a भी आर में बिलोंग करेगा। लेकिन जीरो का उल्टा भैया इसमें नहीं होगा, जीरो का इनवर्स नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर हम कहेंगे कि रियल नंबर के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। लेकिन अगर यहीं पर ये हो जाए नॉन जीरो रियल नंबर, तब फिर आप कह सकते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपका बन सकता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है? किसी सेट जी में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बस इतना याद रखो कि जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई 4 से करें, चाहे 4 को 2 से करें, उस पर कोई फर्क ना पड़े, उसमें सेम रिजल्ट आए, तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ बोलते हैं। जैसे सपोज करिए 2 को गुणा 4 से करें और चाहे 4 का गुणा 2 से करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 8।
तो ये चीज बराबर होती है, चाहे 2 को 4 से गुणा करो, चाहे 4 को 2 से गुणा करो, यही चीज यानी देखो, चाहे ए बाइनरी बी करो, चाहे बी बाइनरी ए करो, चाहे ए को बी से ऑपरेट करो, चाहे बी को ए से करो, जब ऐसा कोई फर्क ना पड़े तो वहां पर हम बोलेंगे कि आपका जो कम्यूटेटिव लॉ होता है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, जैसे कहां पर नहीं करेगा, जैसे जैसे कहां होल्ड नहीं करेगा, जैसे समझो 4 R माइनस, मान लीजिए कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या एसोसिएटिव सॉरी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2 माइनस 4 बराबर क्या 4 माइनस 2 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर से -2 आएगा और इधर से 2 आएगा, दोनों बराबर नहीं है। तो जिस प्रकार से ए का ऑपरेशन बी से, वैसे ही बी का ऑपरेशन ए से नहीं बराबर है ना, लेकिन यही एडिशन होता तो एडिशन ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता, यानी कि 2 + 4 बराबर 4 + 2 हो जाता, यानी इसकी भी वैल्यू 6, इसकी भी वैल्यू 6। तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि जो एडिशन जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो यहाँ पर एसोसिएटिव सॉरी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, लेकिन माइनस जो बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ये इसका मतलब है, जहां तक आपको समझ में आया होगा। एक लाइन में, एक नजर में सारी प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए कि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, ये आप थोड़ा सा इसको फोकस करिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वही चीज लिखी हुई है कि ए बाइनरी बी बिलोंग करना चाहिए जी में सभी ए के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जिस प्रकार से चाहे ए और बी का पहले करें या बी और सी का पहले करें, उससे कोई रिजल्ट में फर्क ना पड़े। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट ई देयर एग्जिस्ट एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट क्या वन एलिमेंट, एक ही होता है, एक ऐसा एलिमेंट ई जी में हो जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराए उसके रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े। और ये क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बोलते हैं सभी ए के लिए, यानी जितने भी अवयव जी में बिलोंग कर रहे हैं उनका इनवर्स भी जी में बिलोंग करना चाहिए। किस प्रकार से प्रॉपर्टी होल्ड करे कि उन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के एलिमेंट के बराबर हो, यही इसका मतलब है। यही आपका जो है अबेलियन ग्रुप में यही चीज थोड़ा बढ़ जाता है। अबेलियन ग्रुप में क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी क्लोजर कहां से लिख गया है, गड़बड़ है, इसको सही करिए। यहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटिव लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक है, यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ से ही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी है, तो और जो हमारा पांचवा जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि कोई भी ग्रुप अगर जी बाइनरी, अगर कोई ग्रुप है तो ये ग्रुप जो है अबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी ए बाइनरी बी बराबर हो जाए बी बाइनरी ए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या G प्लस, क्या G प्लस, ठीक है, क्या G प्लस ग्रुप बनाएगा, क्या G प्लस ग्रुप बनाएगा, तो ये नहीं बनाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो एक चीज आप समझो, आपका ग्रुप में चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार प्रॉपर्टीज हैं। तो चार प्रॉपर्टीज में अगर एक भी होल्ड नहीं करती है तो फिर वो ग्रुप नहीं बनेगा। और इसमें कौन से प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करते, साफ साफ, क्योंकि क्लोजर होल्ड कर जाएगी, एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है, होल्ड नहीं करेगी। यानी अच्छा, आपको पता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट में जोड़े उसमें कोई, यहाँ तो ये क्या लिखा, एग्जिस्ट, ये एन लिखो, यहाँ जी ना लिखो, एन लिखो, तब होगा, क्योंकि एन लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। यहाँ ग्रुप नहीं होगा, जब एन होगा, एन और प्लस, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, जी की जगह यहाँ एन है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है ई बराबर जो जीरो होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को जीरो से जोड़ने पर ही कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर ऑल है, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर जो जीरो एलिमेंट है, वो जीरो एलिमेंट तो हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता, तो हम यहाँ पर कहेंगे n प्लस जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, ये तो रहे, अभी ग्रुप के बारे में आगे आप चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिटिव लैब में एग्जांपल भी दिए थे, उनको देख लीजिएगा, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यहाँ क्या लिखा है, Q प्लस डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट Q प्लस डिफाइंड एज, Q प्लस का मतलब है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसा समझिए, A बाइनरी B बराबर AB बाई 2, इसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए करते कैसे हैं, हल देखिएगा इसको कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। यहां पर देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन है, उन दोनों का प्रोडक्ट के बाद 2 से हाफ कर देना, ठीक है, 2 से हाफ कर देना। अब देखो मानो लेट स्मॉल e बी द बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। स्मॉल ई को हमने क्या मान लिया, बाइनरी ऑपरेशन मान लिया है, तो आप हमें जवाब दीजिएगा, अगर ई बाइनरी ऑपरेशन है तो हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतना आप बताइए। आप बताओ, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए जो एलिमेंट किसका है, ए एलिमेंट जो हमने लिया है वो लिया है यहाँ पर Q प्लस का, ठीक है, किसका लिया है, Q प्लस का। तो ई अगर आइडेंटिटी, क्या लिख रहे हैं बार बार, आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना चाहिए मुझे, बाइनरी ऑपरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। ई क्या लिया हमने, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमने लिया, थोड़ा सा सोचिएगा, अगर ई हमने आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है तो हम किसी भी एलिमेंट का जो है, जो कि Q प्लस में बिलोंग कर रहा है, उससे ऑपरेट कराने पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, यही इसका मतलब हुआ, किसका, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हम ए से ऑपरेट कराने पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर हम रिजल्ट यहाँ पर ऑपरेट निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ए बाइनरी बी बराबर है ए बी बाई 2, तो वैसे ही ए बाइनरी ई बराबर क्या होगा, ए का पहले ई से गुणा करेंगे फिर बाई 2 कर देंगे, इसी परिभाषा के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए, यहाँ से आ जाएगा ए ई अपान 2, और ये बराबर ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से e अपान 2 बराबर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से साफ साफ देख सकते हो e की वैल्यू 2 आ गई है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 2 है, C इज द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यहाँ हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। यानी कि e बराबर जो 2 आया है, ये क्या है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट से आप ऑपरेट कराइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जैसे मान लीजिए 10 एलिमेंट लेते हैं Q प्लस में, सब समझ गए, ये ले लीजिए 10। तो अब आप देखिए 10 का हम जो बाइनरी कराएंगे किससे, 2 से, तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 10 कैसे आता है, तो उस परिभाषा के हिसाब से देखिए ए बी बाई 2, यानी इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके बाई 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा जो 2 है, ये क्या है, 2, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज द, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सिंपल सा बेसिक चीज है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा
हम यहाँ पर इनवर्स की भी बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में इनवर्स की बात कर लेते हैं। सपोज करो अगर ई हमारा, देखो ई हमारा आ गया है 2, क्या आ गया है 2, ठीक है। तो यहाँ पहले हम लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस का हमने एक एलिमेंट ले लिया है। तो मान लेते हैं लेट इनवर्स ऑफ ए इज, ले लेते हैं एक्स, ले लेते हैं, क्या ले लिया, ए का जो इनवर्स है वो क्या है, एक्स है। तो आपको पता है इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए और एक्स इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों को हम बाइनरी ऑपरेशन से अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो ए बाइनरी एक्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है। इसको यहाँ पर खोल देंगे, ए एक्स अपान क्या करेंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 4 अपान ए, क्या आ जाएगी 4 अपान ए। तो इसका मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन मतलब ये है, क्वेश्चन का ये मतलब है अगर पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता इनवर्स ऑफ क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, क्या पूछ लेता इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, तो वो वैल्यू सीधे सीधे 4 अपान ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4 अपान ए। यानी कि क्वेश्चन में पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 5 का प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा इस सूत्र के हिसाब से 4 अपान 5 आंसर निकल आएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा आपको लेके चलनी पड़ेंगी, बेसिक चीजें। इससे आप क्या आइडिया लगाते हो, पेपर देखो अभी जीआईसी वाला जो क्वेश्चन था यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, इस तरह का क्वेश्चन। ये आपका यूपीपीएससी एलटीकेट परीक्षा 2025 में क्वेश्चन यही क्वेश्चन बिल्कुल पूछा भी गया है। यहाँ लिखा है इन ए ग्रुप जी, बाइनरी यहाँ लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर। ये आपका क्या है, ये आपका एक ग्रुप है, ग्रुप बता चुके हैं जिसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करें। अच्छा यहाँ सेट क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो। इस सेट में थोड़ा सा एक चीज गायब की गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा आपका नजर वहां पे जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस पर आपको जानना भी चाहिए यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर 0 है, यहाँ प्लस माइनस 1 नहीं है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3, यहाँ प्लस माइनस 1 क्यों नहीं है। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि यहाँ पर प्लस माइनस -1 क्यों नहीं है, ये आप जान लेते हो, समझो क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, वो कैसे निकालेंगे देखिएगा यहाँ से। तो आपको पता है m बाइनरी n किस प्रकार से डिफाइन है प्रश्न के हिसाब से, वो है m प्लस n और ये mn, ठीक है। अगर मान लीजिए मेंस में भी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिएगा कि इन द गिवन क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड एज, लिख देना। उसके बाद मान लेना यहाँ पर, इसके बाद क्या लिख लेना, लेट स्मॉल e बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा e हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया है, तो आपको पता है e को अगर हम ऑपरेट कराएं किसी भी एलिमेंट, सपोज करिए ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो ए ही आ जाएगा। ये चीज आप क्लियर है कि नहीं क्लियर। आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है कि एक ऐसा एलिमेंट जिस पर किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराओ उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वही एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया। ई हमने मान लिया ई का अगर ए से ऑपरेट कराते हैं तो ए ही मिलता है। तो अब यहाँ पर ई बाइनरी एक कैसे खुलेगा, जैसे यहाँ खुला है, जैसे देखो पहले इन दोनों का जोड़ किया गया फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कैसे खोलते हैं इसको, यहाँ पर जो ओपन होगा पहले हम क्या करेंगे ई प्लस ए करेंगे और फिर ई इंटू ए करेंगे और बराबर में ए लिखा ही हुआ है, यहां से देख सकते हो ए से ए कट गया, इन दोनों में से ई ले लो कॉमन तो 1 प्लस ए आ गया। यहीं पर सबसे मेन पॉइंट छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान देना। देखो या तो देखो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो हो, है ना, या तो ई जीरो हो या फिर ये जीरो हो। तो अच्छा ये वाला जीरो होगा तो कब जीरो होगा, जब a प्लस 1 बराबर जीरो और a बराबर क्या होगा -1 होगा। और ये जो -1 है
आप बताओ इस G में -1 आता है? नहीं आता। तो हमने शुरुआत में क्यों बोला था कि यहाँ -1 क्यों गायब किया गया है? क्योंकि अगर A बराबर -1 हो जाएगा ना, तो फिर इसमें आइडेंटिटी का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा, आइडेंटिटी के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसलिए यहाँ पर -1 को गायब किया गया। सोचिएगा जरा सा आप थोड़ा सा अकेले में कि ये क्वेश्चन में 1 क्यों गायब किया गया है, क्योंकि a की वैल्यू अगर -1 हो जाएगा तो यहाँ पर e 0 हो चाहे ना हो तब भी इसका मान ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम है खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कहा गया, इसीलिए यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया a नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि 1 प्लस ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब 1 प्लस ए डज नॉट इक्वल टू 0 तो कौन 0 होगा? e बराबर 0 होगा, यानी हमारी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 आ गए। तो ये चीज आपको, ये सब बहुत तेजी से सॉल्व करिए, फटाक से आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 निकल आएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे होगे। जब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो इनवर्स भी आप निकाल सकते हो। इनवर्स भी देख लो कैसे निकलेगा, ठीक है। इनवर्स भी आपको दिखा देते हैं, देखो कैसे निकलेगा। लेट ठीक है, किसका? एक n का इनवर्स निकालना, लेट x बी द इनवर्स ऑफ, यहाँ पे किसका निकालना है? n का इनवर्स निकालना है। तो n का, अगर हमने n का जो इनवर्स है वो हमने क्या मान लिया? x मान लिया है। तो जाहिर सी बात है x को बाइनरी ऑपरेशन n से अगर कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? x को n से ऑपरेट कराएंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर होगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट आई कितनी है? 0 आई है, ठीक है। तो इसको हम खोल देते हैं उसी इस परिभाषा के हिसाब से, पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां से करेंगे x प्लस n और फिर यहां से x n हो जाएगा बराबर 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहां से देखो x ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस यहाँ n बचेगा, n को उधर भेज दीजिए, -n हो गया, x बराबर आ गया -n अपान 1 प्लस n आ गया। तो यहां से देख सकते हो x की वैल्यू -n अपान 1 प्लस n, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करना कैसे था वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तो आपको आइडिया लगाना है। ये आपका देखिए एलटी में भी क्वेश्चन आया था, तो हमें नहीं लगता अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आइडेंटिटी से संबंधित आपकी प्रॉब्लम होगी, इन फ्यूचर नहीं होगी, मैं गारंटी लेता हूँ। थोड़ा सा आप वीडियो को एक एक चीज देखिएगा तब क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं और भी करा देता हूं, देखिएगा। चलिए यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, पांचवा क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ पर z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर, हमारे पास z कोई इंटीजर्स का एक सेट है। यहाँ पर क्या क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो है z पर डिफाइन किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से डिफाइन है। पहले दोनों को जोड़ करके 1 ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। मेंस के लिए भी देखिए और अपनी शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर देखो मानना पड़े, यहाँ पर देखो ई आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, लेट स्मॉल ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लिया हमने स्मॉल ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई से हम किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कराएं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वही ए का ए उतर जाएगा। क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जो होता है यहाँ पर, तो जो किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराने पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे 0 एडिशन के केस में था, 1 मल्टीप्लिकेशन के केस में था, तो वैसे ही यहाँ पर ई हमने मान लिया है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ परिभाषा के हिसाब से देखो किस प्रकार से खोला गया है। पहले ए और बी को जोड़ा गया है, फिर इसमें 1 ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ई और ए को जोड़ेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे बराबर ए से ए कट जाएगा, ई की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा -1 निकल आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है, बेसिक परिभाषा, और आराम से आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे तो इनवर्स भी निकालने की कोशिश आप कर सकते हो। इनवर्स भी मैं आपको सिखाऊं तो इनवर्स भी यहाँ पर देख सकते हो, वो कैसे निकले। देखिए इनवर्स दिखा देते हैं। मान लीजिए सपोज करिए लेट ए अगर हमारा कोई बिलोंग कर रहा है जेड में, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, बी क्या है, मान लेते हैं बी ना लो, कुछ और ले लो, चलो वाई ले लेते हैं। लेट वाई बी द इनवर्स ऑफ ए। तो y अगर a का इनवर्स है तो आप बताओ y का a का इनवर्स है, तो y को हम अगर हम ऑपरेट a से कराते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो कि -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम क्या करेंगे, y
बाइनरी a बराबर यहाँ -1 आ जाएगा। इसको हम किसके हिसाब से खोल देंगे, जैसे वहां सूत्र हमारे पास क्या है, तो y प्लस a प्लस 1 बराबर -1, ठीक है, वहां से खोल दिया। अब क्या करोगे, y बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस का 2 माइनस का a हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो सोचिए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से रिजल्ट क्या आया, a का इनवर्स क्या आया। अगर a कोई अवयव G में बिलोंग कर रहा, Z में बिलोंग कर रहा है, तो इसका इनवर्स क्या आया है, इसका इनवर्स आया है -2 माइनस a, ये है इनवर्स ऑफ a। अब यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 4 का इनवर्स क्या होगा, 10 का इनवर्स क्या होगा, तो वैसे ही हम a चूज कर लेंगे, हमारा इनवर्स निकल आएगा। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 10 ले लिया, तो यहाँ 10 रखेंगे तो -12 a का इनवर्स हो जाएगा। अगर 5 होगा तो -7 इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पर्टिकुलर भी पूछ सकता है और जनरल भी पूछ सकता है। जैसे एग्जाम में भी जीआईसी में क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये वाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा पूछ भी लिया था कि n का इनवर्स क्या होगा। तो पहले हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें निकाला जो कि 0 आई, उसके बाद हमने इनवर्स निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर भी पूछ सकता था कि जैसे इन्होंने n का पूछा, यहाँ पर n की वैल्यू जैसे कुछ रख देते, जैसे मान लीजिए ले लिया 5 ले लिया, तो यहाँ 5 रख देते, तो यहाँ -5 यहाँ क्या आ जाए 6 आ जाएगा, तो -5/6 आंसर इसका आ जाता है इनवर्स। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। आपको पता है a बाइनरी b है, तो ये a इंटू बी क्या है, ये सिंपल सा प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के केस में आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, हम बता चुके हैं आपको। नहीं अगर आपको समझ में आता तो आप यहाँ से कर सकते हो, e आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, तो e को a से ऑपरेट कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको पता है यहाँ से हो जाएगा e a बराबर a से a काटा, e बराबर 1 आंसर निकल आया। इस तरह से भी आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर क्या है, a बाइनरी b बराबर क्या है, दोनों का एडिशन, यानी सिंपल सा एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन 0 होता है, हम बता चुके हैं आपको। यहाँ से इस तरह कर सकते हो। नहीं अगर आपको याद है तो निकालने का तरीका है, e अगर बाइनरी ऑपरेशन है, किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए ही आ जाएगा। अब इसको कैसे खोलोगे, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि ए का बी से बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से परिभाषित है, दोनों को जोड़ दिया गया, वैसे यहाँ पर भी दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, ई की वैल्यू सीधे सीधे 0 आ जाएगी। तो ये कैसे आंसर निकलना है, सारी चीजें आपको आइडिया लग रहा होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो जीआईसी में जो इस बार एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये बुक का क्वेश्चन, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, बुक में ही क्वेश्चन है। ये बीएससी लेवल की किताब में है, वहां पे ये क्वेश्चन था, वहां पे अदर देन 1 था, बिल्कुल चेंज था क्वेश्चन। आपका एग्जाम में जो आया था, अभी आप देखो एलटी वाले में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर इतना है, यहाँ पे प्लस mn है, m प्लस n प्लस mn है, और यहाँ वाले में क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाले में क्या है, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर सिर्फ माइनस, जैसे वहां प्लस mn था, यहाँ पे प्लस mn है, समझो माइनस और प्लस का अंतर है, बस इतना अंतर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, इसका हमें क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। देखिए देखते हैं इसका, मान लेते हैं let e be the identity element, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया है, तो आप बताओ ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई का ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट से कराओगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही आ जाएगा। परिभाषा से ही हम लोग सारी चीजें काम करते हैं। तो अब आप बताओ ई प्लस ए की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस। यहाँ पर पहले दोनों को जोड़ो यानी ई प्लस ए करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके घटा दो यानी ई ए बराबर ए। तो ए से ए कट गया, बचा क्या हमारे पास आया है, ई ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है। अब आप बताओ दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। तो अगर हम 1 माइनस से 0 करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, a की वैल्यू 1 आएगी। और साफ साफ देखो यहाँ पर g क्या लिखा है, g डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन 1, यानी कि जो g हमारा सेट है उसमें 1 बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है a, इसका मतलब जाहिर सी बात है जो यहाँ पर a वाला जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि g में जो एलिमेंट है वो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब सिंपल, जब a की वैल्यू 1 नहीं है तो इसका मतलब है ये वैल्यू 0 के बराबर
नहीं होगी। इसका मतलब है जाहिर सी बात दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब उसमें से एक जीरो होगा। तो जब हमारा 1 माइनस ए जीरो नहीं है तो कौन जीरो होगा, ई जीरो होगा। तो ई इक्वल टू जीरो हमारा आंसर, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी हमारा ई है, हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसी तरह से क्वेश्चन को करना है, समझ में आपको आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द इनवर्स ऑफ, जैसे वहां पे पूछा गया था, मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं अपनी तरफ से कि 4 का इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये है 4 का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू जीरो आ गई है, ठीक है। देखिएगा ई की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे हमारे पास, ई बराबर आया है जीरो। तो हम पूछते हैं इनवर्स ऑफ 4 पूछ रहे हैं आपसे, 4 का इनवर्स क्या होगा। तो मान लेते हैं 4 का इनवर्स x मान लेते हैं, चलिए 4 का इनवर्स x है, तो जो कि x है ये देखिए हमने x मान लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। तो अब आप बताओ 4 को अगर हम x के साथ ऑपरेट कराएंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी जो कि आई है वैल्यू जीरो। तो यहाँ से 4 बाइनरी x बराबर जीरो। अब इसको कैसे खोलेंगे, इस सूत्र से पहले दोनों जोड़ो फिर दोनों गुणा कर दो, तो 4 प्लस एक्स करो फिर माइनस कर दो 4x कर दो बराबर शून्य कर दो। यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 3x आएगा बराबर जीरो, x की वैल्यू 4/3 आंसर आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे, हर तरफ से आपको आइडेंटिटी से संबंधित क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए, बस आपको ये चीज पकड़नी है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पूछा गया है बाइनरी एक ऑपरेशन डिफाइंड है किसी सेट ऑफ रियल नंबर में, किस प्रकार से 1 प्लस ए प्लस ए बी लिखा हुआ है। इसमें कौन देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव नॉट है, एसोसिएटिव है बट नॉट कॉम्पिटिटिव है, नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव, बोथ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम आपसे कहें पहले आप बताओ ए बाइनरी बी की वैल्यू क्या होगी, वो प्रश्न के हिसाब से दिया 1 प्लस ए इंटू ए बी। अगर हम आपसे कहें बी बाइनरी ए क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस, देखो यहाँ ध्यान देना क्या लिखा है, ए प्लस ए बाइनरी बी बराबर क्या है 1 प्लस ए। ए का मतलब जो पहले यहाँ लिखा होगा वो रखा जाएगा और बाद में दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, यहाँ पे पहले क्या है तो यहाँ पे बी रखा जाएगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट, यानी बी ए होगा, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बताओ क्या ये दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम नहीं है, यानी कि ए बाइनरी बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, ये चीज नहीं बराबर है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्पिटिटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो आप सोचो जहां जहां कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करा रहे हैं वहां उसको तो पहले हटा दो। कह रहे ये देखो यहाँ कह रहा है बोथ कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, तो इसको हटा दो भैया क्योंकि कॉम्पिटिटिव तो है ही नहीं। और कहाँ लिखा देखो एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव था, ये देखो पहले में लिखा कॉम्पिटिटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ये भी हम काट देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बचे, एसोसिएटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, नाइदर कॉम्पिटिटिव नॉर एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव चेक कर लो, आपका काम हो जाएगा। वैसे मैं आपसे कहूँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 बाइनरी बी है, तो यहाँ पर देखो ए जो है वो देखो पहले वाला एलिमेंट यहाँ पर लिया गया है, जब उल्टा करोगे ना तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा भी देता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल लेकर के, देखो समझना चाहिए इसको 1 2 और 3 ये ले लिया हमने, ए ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, 3 एलिमेंट ले लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बाइनरी बी बाइनरी सी, पहले हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू यहां से है 1 बाइनरी, यहां से 2 बाइनरी 3, ठीक है। इसकी वैल्यू खोलते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन इसको खोल देंगे, क्या करेंगे 1 + 2 इंटू 3 सूत्र के हिसाब से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाइनरी, इसको आप देखिए यहाँ से क्या आ जाए, 3 दूनी 6 तो 8 1 9 ये हो जाएगा। इसको खोल देंगे 1 उस सूत्र के हिसाब से 1 प्लस ए यानी 1 + 1 फिर 1 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 1 10 11 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ए बाइनरी बी
बाइनरी सी। अब हम पहले ए और बी का करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बाइनरी 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 × 2, ठीक है, बाइनरी 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा 4 बाइनरी 3। यहाँ से खोलेंगे तो 1 + 4 × 4 × 3, तो 4 3 12 4 16 17 आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि देखिए यहाँ से ये चीज इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, ठीक है, ये आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही, ना ही हमारी कॉम्पिटिटिव होल्ड कर रही, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ से देख सकते हो एसोसिएटिव नॉट, ये वाला हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। वैसे दिख रहा था, देखते ही पता चल रहा था कि ये एसोसिएटिव नहीं होल्ड हो रहा है, क्योंकि जब आप देखो कॉम्पिटिटिव होल्ड नहीं हो रहा है तो एसोसिएटिव में आप देखो जब इधर उधर करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये ए लिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे 1 के बाद ए लिख रहा है, जैसे यहाँ a + b होता तो एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आपको सोचना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, फेल कराने की कोशिश करके एग्जाम्पल में दिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मेंस में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के उसको फेल करा करके सिद्ध कर दीजिएगा। वहां पर देखो प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, वो एक सिस्टमेटिक होता है, लेकिन जब फेल कराना होता है तो एक एग्जाम्पल ही काफी होता है, ठीक है। हमें लगता है कि लगभग क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 है। इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं समझ लीजिए। आपको पता बाइनरी ऑपरेशन 2 आपने पढ़ा भी होगा, इस पर हम चर्चा थोड़ा सा अलग से हम कर भी देंगे। एक होता है एडिशन मॉडुलो, ठीक है, मान लीजिए 5 लिखा हो। एक है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इसका क्या मतलब है, इसको समझो, ये बाइनरी ऑपरेशन ही है। इसका मतलब जैसे मान लो 5 और 6 है सपोज करो, ठीक है, और यहाँ क्या है 5 और 6 है। इसका क्या मतलब, दोनों की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। देखो यहाँ से ये इसको पढ़ेंगे 5 एडिशन मॉडुलो 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 6 को जोड़ो, 5 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 11, और 11 को जो भी जोड़ आए उसको 5 से भाग करके जो भी आएगा उसका रिमाइंडर लिखते हैं। तो आपको पता है 5 और 6 का जोड़ कितना आएगा, 5 और 6 का जोड़ आएगा आपका जो है 10 आएगा, वो 11 आएगा, 11 आएगा ना। तो 11 को ले सकते हो 5 से भाग करेंगे तो 5 × 2 और प्लस में 1, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 6 यहाँ क्या करना है, गुणा करना है। जैसे यहाँ पे 5 और 6 को जोड़ा फिर 5 से भाग किया, रिमाइंडर किया, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 5 से भाग करें 5 छक्का 30, तो पूरा कट गया तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें 10 मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू ले लिया, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 10 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 40 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, देखो यहाँ से 3 एक कम 3 बचा 10, 3 तरह का 9, 1 बचा तो 1 यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि एक रिमाइंडर आ रहा है तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो ये क्या है, एडिशन मॉडुलो 5 है, ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन देखो हमने बना भी दिया है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सिंपल सा आपको कंपोजिशन टेबल से भी बता सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको ऑपरेट कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंपोजिशन टेबल सबसे आसान तरीका होता है इसका कंपोजिशन टेबल बनाना, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ कंपोजिशन टेबल बनती कैसे है, इससे भी क्वेश्चन में हम आपको कराएंगे भी। कंपोजिशन टेबल देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, ठीक है। और यहाँ पे सारे एलिमेंट 1 लिखेंगे पहले, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 1, 5, 7 और 11, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया।
इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बनाने को तो आप ये बना सकते हो सेपरेट दिखाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, सोचिएगा जरा, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को 12 से भाग करो, रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणे 7 से करेंगे 7 आएगा, 7 को 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। 1 को 11 से गुणा करेंगे 11 आएगा, 11 को भाग करेंगे 12 से तो रिमाइंडर 11 ही मिलेगा। अब आ जाइए 5 पे, तो 5 एकम 5, 5 को 12 से भाग करेंगे तो 5 रिमाइंडर, 5 पचहम 25 हो गया। देखिए पचहम 25 हो गया, 12 भाग करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 आ गया। इसी देख सकते हो 5 से गुणा किससे करेंगे, 7, 5 सते 35 हो जाएगा, तो 35 को 12 से भाग करना है, 35 को 12 से भाग कर 12 2 12 36, 3 भाग करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 12 2 24, 6 5 11, 6 5 11 11 11 बच जाएगा, ठीक है। तो 5 गुणा किससे करेंगे, अब इस बार 11 से गुणेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 को 12 से भाग कर दें, 12 चौक 48, 12 चौक 48, यहाँ देखो 12 पचे 60, 5 बार करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो यहाँ से 12 चौक 48, ठीक है। 7 बच रहा सीधे सीधे, 7 यहाँ नोट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप करिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 को 12 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 7 गुणा 5 से कर दीजिए, ठीक है, 7 5 35 हो जाएगा, तो 35 को 12 से भाग किया, कितना रिमाइंडर आया आपने देखा होगा, यहाँ से आपका 11 आया था, ठीक है, तो यहाँ से हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 से 7 गुणा 7 7 49 हो जाएगा, 49 को आपको 12 से क्या करना है, भाग करना है, 12 चौक 48, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 नोट कर देंगे। फिर उसके बाद 7 से गुणा करेंगे 11, 11 सते 77 हो जाएगा, और 77 को 12 से गुणा करें, 12 छंग 72, 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 72 में अभी आपका 5 बचा है, तो 5 यहाँ नोट कर देंगे। इसके बाद 11 से 1 को भाग करिए, 11 एकम 11, तो 11 को 12 से भाग करेंगे तो 11 ही रहेगा, 11 पचे 55, 55 को 12 से भाग करेंगे तो आप देख सकते हो 12 चौक 48 हुआ, यहाँ 7 बच रहा है, यहाँ देख सकते हो यहाँ से 7 आया था, ठीक है। यहाँ देखिए 11 से 77, 11 सते 77, 77 को भाग किया गया 12 से, तो 12 छंग 72, 5 आपका बचा, ठीक है, यहाँ से 5 आ जाएगा। 11 से फिर 11 का गुणा करेंगे 121, 121 पे 12 से भाग करें, 12 दाम में 120, 1 बचेगा, तो आप इस तरह से दे सकते हो। ये दिस इज द कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कंपोजिशन टेबल आपकी तैयार हो गई। अब इससे कैसे हम पता करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो आप जरा देखो, आप बताओ पहली रो के सापेक्ष ऐसी कौन सी रो जो आइडेंटिकल है, 1 5 7 11, 1 5 7 11, जो ऊपर है वही नीचे, और किसी से नहीं मैच कर रही है, और किसी से नहीं मैच कर रही, इसका मतलब है कि ये जो 1 एलिमेंट है भाई, 1 के नीचे 1 क्यों आया, क्योंकि 1 से 1 का ऑपरेट किया गया 1 आया। 1 5 के नीचे 5 कैसे है, जैसे 1 का ऑपरेट 5 से किया गया 5 आया। 1 के 7 के नीचे 7 कैसे है, 1 का ऑपरेशन 7 से किया गया 7 आया, 1 का ऑपरेशन 11 से किया गया 11 आया। इसका मतलब है 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है हमारा, यही हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाय द कंपोजिशन टेबल आप इससे समझ भी सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं, क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सारी चीजें आप देख भी सकते हो, यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां देखिएगा इस क्वेश्चन को कि यहां पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आया, ये क्या है हमारा 1 आ चुका है। ये चीज पता कैसे चलती है, पहली रो ये दोनों रो आपस में क्या है, बराबर है, आइडेंटिकल है, इसी से पता चलता है। कोई जरूरी नहीं पहली मिले, हो सकता है तीसरी रो मिल जाए। मतलब पहली रो के अबाउट देखो कौन सी रो आइडेंटिकल है। जैसे यहाँ पे पहली मिल गई, अगर हम कहते 1 2 3 4 चारों में से किसी से भी आइडेंटिकल ना होती तो हम कहते आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं होगा इस सेट में, ठीक है। इस ऑपरेशन के द्वारा इस तरह से हम समझेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐसे पता करना है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सारे एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट
जो है दिए गए सेट में बिलोंग करने चाहिए। देखो 1 5 7 11 1 5 7 11 1 5 7 11, इसमें भी 1 5 7 11 1 5 7, सारे एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के वो हमारे दिए गए सेट में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पकड़ने के लिए उसकी मॉडुलो की प्रॉपर्टी को बताना पड़ेगा, उसको मैं अलग से बता दूंगा। आप वो देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी हमने बता ही दिया है, आइडेंटिटी 1 आया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 का ऑपरेशन 1 से किया गया। देखो यहाँ से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का 1 से किया गया, यानी 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 1 बराबर क्या आया है, ये 1 आया है। 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, ये किसके बराबर आया है, 5 का किया तो ये बराबर आया है 5, ठीक है। 1 मल्टीप्लीकेशन, ये मॉडुलो 5 नहीं 12 है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 और यहाँ पे 7, इसकी वैल्यू क्या है 7, फिर यहाँ से 1 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो क्या है 12 और यहाँ से है 11, इसका भी रिजल्ट 11 आया। तो यहाँ पर देखो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तभी तो 11 से आप रेट, यहाँ से 11 था, 11 आएगा, 17 कहाँ लिख रहा है, 11 आएगा। जो भी एलिमेंट है यहाँ 7 का ऑपरेशन 7 आ गया, 5 का किया गया 1 से 5 आ गया, 1 का किया गया 1 से, तो 1 क्या है हमारी, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। इनवर्स कैसे पता करेंगे, इनवर्स कैसे पता करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो जैसे आप समझो जहां जहां 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहाँ 1 देखो 1 ये लिखा है, एक 1 यहाँ लिखा है, एक 1 यहाँ लिखा है, एक 1 यहाँ लिखा है, तो यहाँ से देखो इसके, देखो यहाँ से 1 किससे किससे आया, इन दोनों से आया, 1 से 1 का, तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 का 5 से क्या है, यहाँ से 1 आ रहा है ना, यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, 5 का इनवर्स 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 7 का इनवर्स 7 हो जाएगा, यहाँ क्या है 1 है, 11 का इनवर्स 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि यानी 1 का भी इनवर्स है, 5 का भी इनवर्स है, 7 का भी इनवर्स है, 11 का भी इनवर्स है, सबका यानी इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और आपने देखा यहाँ पे क्लोजर भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करेगी, ठीक है। एग्जिस्टेंस आप आइडेंटिटी भी कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस आप इनवर्स भी कर रहे हैं, तो हम आपसे कहें क्या ये जो सेट है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 के सापेक्ष क्या ग्रुप बनाएगा क्लोजर। अच्छा यहाँ पे हम आपसे कहें अबेलियन ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो अबेलियन के लिए आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, उसका भी रूल है, डायगोनल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये इतने एलिमेंट, इसको देखो 5 11, देखो 5 11 5, नीचे देखो 5 11 5, इनको देखो, इसको देखो, दोनों आइडेंटिकल है, नहीं देखो 5 11 5 5 11 5 7 7 7 7 11, इसका मतलब जैसे नीचे वैसे ऊपर, जैसे नीचे वैसे ऊपर, यानी मेन डायगोनल के जो एलिमेंट नीचे ऊपर नीचे जब सेम हो जाए, तो आइडेंटिकल हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, तो हम कहेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। इसका मतलब दिस इज आल्सो अबेलियन ग्रुप, दिस इज आल्सो अबेलियन ग्रुप। आपको आइडिया लग गया होगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। रही बात सिस्टमैटिक सिलेबस की, तो हम कोशिश यही करेंगे सारी चीजें आपको प्रॉपर वे मिलेंगे, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ग्रुप में ही मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।